देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। विपक्ष ने की मुद्दों पर जमकर सरकार का विरोध किया। सत्र खत्म होने से पहले जरूरी बिल पास कराने की कोशिश। संसद ने दोनों सदन में वीबीजी रामजी बिल पास। टीएमसी सांसदों का धरना। बोले यह बिल महात्मा गांधी के अपमान, किसानों गरीबों के खिलाफ। आगामी निकाय चुनाव में महाविकास आघाड़ी के घोड़े होंगे फरार। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कसा तंज। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सचिन पोटे का शिवसेना में प्रवेश। जीतन राम मांझी के वायरल बयान से चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े। कोशिश कर जीत दिलवाई, बयान से वोट चोरी के आरोपों को हवा दी। खराब मौसम के कारण सीआरपीएफ डीजीपी सिंह का दौरा हुआ रद्द। हेलीकॉप्टर उड़ान न भर पाने से समस्तीपुर कार्यक्रम स्थगित। मौसम अनुकूल होने पर नई तिथि बाद में घोषित होगी। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। शीतकालीन सत्र के दौरान विकसित भारत जी रामजी विधेयक, दिल्ली के वायु प्रदूषण का मुद्दा, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर सरकार का विरोध किया। सदन का आखिरी दिन भी हंगामेदार होने के आसार है। हालांकि सरकार ने सत्र खत्म होने से पहले ही कुछ और जरूरी बिल पास कराने की कोशिश में है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि प्रदूषण पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय तय किया गया है। संसद में आज 19 दिसंबर को शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। आखिरी दिन में बिल पास कराने की चर्चा है। सत्र खत्म होने से पहले जरूरी बिल पास कराने की कोशिश रहेगी। 4 घंटे का समय प्रदूषण की चर्चा पर तय किया गया है। जहां खत्म होने से पहले कुछ बिल पास करवाने हैं। सदन का आखिरी दिन भी हंगामेदार होने के आसार दिख रहे हैं। बात करें संसद की शीतकालीन सत्र का, शुक्रवार को आखिरी दिन। सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से हुई थी, जहां इसी दौरान सत्र में वंदे मातरम, चुनाव सुधारों जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें पहले गुरुवार रात 12:30 बजे राज्यसभा से भी वीबीजी राम बिल आर का बिल पास हो गया। विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और बिल के पास होने से पहले सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। विपक्ष की मांग थी कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। हालांकि सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच बिल ध्वनिमत के पास करवाया गया। तृणमूल सांसद संसद परिसर में रात भर से धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि यह बिल महात्मा गांधी का अपमान है और किसानों गरीबों के खिलाफ है। बुधवार को यह लोकसभा में पास हुआ। इस पर 14 घंटे चर्चा हुई। हालांकि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल यानी वीबीजी रामजी ध्वनिमत के पास हो गया। टीएमसी सांसदों ने इस बिल 2025 के खिलाफ रात भर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें शुक्रवार सुबह यानी कि आज सुबह सामने आ रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार अपनी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बोलने के दौरान विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और बिल की कॉपी फाड़ कर फेंक दी। शिवराज ने कहा, मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं था, यह पहले नरेगा था। जब 2009 में चुनाव आए तब वोटों के लिए उसमें महात्मा गांधी जोड़ा गया है। बात करें कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सचिन पोटे का साथ मनसे के नगर सेवक और अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शिवसेना में प्रवेश होगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी और जोरदार तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी का टांगा पलट चुका है। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में उनके घोड़े भी फरार हो जाएंगे। साथ ही सचिन पोटे एक जुड़ाऊ कार्यकर्ता है और उन्होंने जहां भी काम किया ईमानदारी से किया। ऐसे शब्दों में शिवसेना में प्रवेश करने वाले सचिन पोटे की जमकर सराहना की गई। राज्य की जनता के विकास के लिए काम करते समय हम पर कौन आलोचना करता है, कौन ताने मारता है, इस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम आरोपों का जवाब आरोपों नहीं बल्कि काम से देते हैं। आलोचना का जवाब भी आलोचना से नहीं काम से देते हैं। ऐसे शब्दों में उन्होंने बिना नाम लिए अपने आलोचक को जवाब दे दिया है।
अगर आम जनता को न्याय देना है और विकास करना है तो शिवसेना के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कोई मालिक नहीं और कोई नौकर नहीं। सचिन पोटे के आने से शिवसेना को बड़ी ताकत मिलेगी और उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा, ऐसे आश्वासन उन्हें दिया है। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सियासी घमासान मच गया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बाराचट्टी में आयोजित विधायक ज्योति मांझी के अभिनंदन समारोह का है, जहां मंच से दिए गए मांझी के बयान ने देश की चुनावी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में मांझी यह कहते हैं, सुने को रहे हैं 2020 में उनकी पार्टी के विधायक 2600 वोट से हार रहे थे, लेकिन कोशिश कर उन्हें जिता दिया गया, जबकि इस बार 1600 वोट से हारने पर उन्हें जानकारी तक नहीं दी गई। एक केंद्रीय मंत्री द्वारा खुले मन से ऐसा बयान देना न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। मांझी ने उस समय के गया डीएम का जिक्र करते हुए प्रशासनिक भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिससे पूरा सिस्टम कटघरे में आ गया है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले जब विपक्ष लगातार वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ी और प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोप लगा रहा था, ऐसे में सत्ता पक्ष के ही एक वरिष्ठ नेता का यह बयान विपक्ष के दावों और मजबूती देता नजर आ रहा है। बात करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक जेपी सिंह का हेलीकॉप्टर दूधपुरा हवाई अड्डा मैदान में आगमन प्रस्तावित था। कार्यक्रम के तहत उन्हें वहां से मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत रहीमपुर गांव जाकर शहीद कौशल किशोर मिश्रा के आवास पर पहुंचकर उन्हें परिजनों से मुलाकात करनी थी। इसको लेकर सीआरपीएफ मुजफ्फर कैंट व स्थानीय पुलिस ने सभी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन जिले में खराब मौसम के परिस्थितियों को देखते हुए पूरा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। डीजी का हेलीकॉप्टर समस्तीपुर के लिए उड़ान नहीं भर सका। इस संबंध में सीआरपीएफ के अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम की नई तिथि मौसम अनुकूल होने पर तय की जाएगी, जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी। देखिए, हमारे वीर बलिदानी शहीद निरीक्षक कौशल कुमार मिश्रा जी अपनी ड्यूटी निभाते हुए नक्सल एरिया में शहीद हुए थे। उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक महोदय को आज आना था। बीच बीच में वो हमसे अपडेट भी लेते रहते थे, बातें करते रहते थे, परिवार के बारे में पूछते रहते थे। आज यहाँ परिवार से उनको मिलना था और ग्रामवासियों से मिलना था और जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ बात करना था और परिवार के साथ यहाँ मंत्रणा करने के लिए उनको आना था, लेकिन मौसम की वजह से वो लोग नहीं आ पाए हैं। अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट है वो फिर परसों फिर यहाँ का प्रोग्राम उनका बनेगा, तो फिर वो परिवार से उसका कारण कोई प्रशासनिक कारण होगा। मौसम खराब मौसम के कारण उनका जो चॉपर है वो लैंड नहीं हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे विशेष दिन? क्या कहेंगे, अब ये तो अफसोस, हम एक बड़े होने के नाते तो सबसे बड़ा मेरे लिए तो अफसोस का दिन ही है जी। बड़ा भाई हूँ मैं उनका, और मेरे सामने उनका देहावसान हुआ जी। मेरे लिए तो अप्रिय घटना है ये। देखिए, हमारे वीर बलिदानी शहीद निरीक्षक बात करें डांग जिला साइबर क्राइम टीम ने करोड़ों की साइबर धोखाधड़ी में शामिल सूरत के 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जिन्होंने शिकायतकर्ता को अच्छे मुनाफे का लालच देकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। साइबर क्राइम पुलिस की टीम ने तकनीकी सूत्रों का पता लगाकर तकनीकी विश्लेषण की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई। आरोपियों ने साइबर धोखाधड़ी की रकम सूरत से दुबई में क्रिप्टो बाइनेंस ट्रांसफर की थी। पुलिस ने आरोपी गौरव सावजी भाई काकड़िया एवं चेतन भाई गोर्धन भाई गांगानी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने के प्रयास को लेकर अब सियासी विवाद गहरता जा रहा है।
इस मामले को लेकर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में नीतीश कुमार की आलोचना की रही है। इस क्रम में अहमदाबाद में मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। वहीं इस पूरे विवाद पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की किसी घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के पक्षकर रहे और एनडीए सरकार ने मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। मंगल पांडे ने दावा किया कि महिलाओं के लिए कई इन्हीं कार्यों का परिणाम है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को दोबारा जनमत मिला। नौकरी करने से मना कर दिया है क्या? कोई सूचना आई है स्वास्थ्य विभाग के? मुझे मेरे तक अभी कोई जानकारी नहीं। बंगाल से उसके भाई ने कहा है कि उसमें बिहार में हमारी बहन अब नौकरी नहीं करेगी। मुझ तक कोई जानकारी नहीं है। इतना जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सदैव हम सब लोगों ने मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया है, सदैव महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, उनको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सदैव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूत करने का काम किया है। और उसी का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में मातृशक्ति ने अपना पूरा आशीर्वाद और समर्थन नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी को दिया था। हिजाब खींचने का जायज ठहराते हैं। बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बच्ची का हिजाब खींचने के मामले में राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी जारी है। तो इसी कड़ी में एक तरफ जहां भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव किया, तो वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नीतीश कुमार का विरोध किया है। यानी इस मामले में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आ गई है। कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा? एयरपोर्ट पर जाए और कहे मैं हिजाब नहीं हटाऊंगा, मुझे जाने दो अंदर, ये तो बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है। और इसे हर चीज में इस्लाम से जोड़ने की एक नई परंपरा हो गई। लोगों को डराने के लिए कोई पंजाब, कोई पाकिस्तान से फतवा जारी करेगा, लगता है जागीर है। पहले तो एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान औरत थी, हिजाब था। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहां पे सही है? क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। तो उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई कि किसी औरत के कपड़ों पे वो हाथ लगाए? उसके बाद किसी मुसलमान औरत के हिजाब को इस तरह उतारना, यहां तक कि मैं आज पढ़ रहा था कि वो लेडी डॉक्टर जो है अब अपना ऑर्डर लेना ही नहीं चाहती। वो कहती है वो सर्विस ज्वाइन ही नहीं करेगी। कहीं ना कहीं तो एक तो नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, फिर उस डॉक्टर को बुला के उससे माफी मांगनी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि वो अपने इस फैसले को बदल दें और सर्विस में आके लोगों की खिदमत करें। बीजेपी की तरफ से सपोर्ट हो रहा है इस मामले में, तो किस तरह से? किससे? बीजेपी की तरफ से। किससे? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला है कि नीतीश कुमार ने कोई भी काम गलत नहीं किया, उन्होंने सब सही किया। बीजेपी से तो आप यही उम्मीद करोगे ना। अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। सूरत शहर के बिमरा क्षेत्र में निर्माणाधीन विवान प्रोजेक्ट के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां स्ट्रक्चर फेलियर के चलते निर्माणाधीन दीवार अचानक गिर पड़ी। दीवार गिरने से आसपास की इमारतों का भी नुकसान पहुंचा है। और इसी मामले में सूरत महानगर पालिका के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर मनीष डाक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बेसमेंट और दीवार निर्माण के दौरान एकल वायर टूटने से पूरी दीवार ढह गई है, जिससे शिव रेसिडेंसी की कंपाउंड वॉल और पार्किंग शेड क्षतिग्रस्त हुए। घटना की निष्पक्ष और तकनीकी जांच करने के लिए SVNIT को जिम्मेदार सौंपी गई है।
प्राथमिक जांच में हादसे का कारण स्ट्रक्चर फेलियर पाया गया, जहां GDCR नियमों के उल्लंघन पर डेवलपर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्ट और साइट सुपरवाइजर का लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया गया है, जबकि संबंधित निगम अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। साथ ही मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई। एहतियात है कि तौर पर शिव रेसिडेंसी के 192 फ्लैट मालिकों और उनके परिवार को होटल में शिफ्ट कर निगम द्वारा रहने और खाने की व्यवस्था की गई। मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो घटना हुई है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और दीवार गिरने की, सर क्या वजह है और उसके पीछे कौन जिम्मेवार है और आपने क्या कदम उठाया? विवान करके प्रोजेक्ट है विमराड में, उसमें बेसमेंट और डी वॉल का काम चल रहा था। इसमें स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से डी वॉल का एंकर वायर्स ब्रेक हो गए, इसकी वजह से पूरी डी वॉल गिर गई है और उसके साथ में डी वॉल के साथ में जो उसको लागू शिव रेसिडेंसी है उसके कंपाउंड वॉल और पार्किंग का शेड था वो भी गिर गया है। इसके लिए क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए हमने SVNIT को रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसी दिन से भेज दिया है, तो वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके बताएंगे। लेकिन प्राइमा फेस ये है कि ये स्ट्रक्चरल फेलियर है और इसके लिए जो जिम्मेदार GDCR के नियम के हिसाब से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिसकी होती है वो डेवलपर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्ट और साइट सुपरवाइजर है। वो चारों का हमने लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, रजा चिट्ठी भी हमने स्थगित कर दी है और कॉर्पोरेशन में ये एरिया का जो काम करते हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर और नायब शहर विकास अधिकारी को भी हमने शोकॉज नोटिस दी है। बात करें गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबाजी क्षेत्र का प्रसिद्ध सफेद मार्बल अब भूभौगोलिक संकेत के साथ कानूनी रूप से संरक्षित हो गया है। ये सिर्फ अंबाजी क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि गुजरात के लिए एक गौरव का क्षण है। यह टैग अंबाजी को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान दिलाएगा। गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबाजी क्षेत्र का सफेद मार्बल अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता, मजबूती और प्राकृतिक चमक के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब भारत सरकार ने इस अंबाजी मार्बल को भूभौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्रदान किया है। इसके साथ ही अंबाजी मार्बल का नाम अब कानूनी रूप से सुरक्षित हो गया है और किसी अन्य क्षेत्र का मार्बल इस नाम से बेचा नहीं जा सकता। અને સિમ્બોલ લગાવવાથી તેમને જે કંઈ પણ પ્રોડક્ટ બનાવે છે એની કિંમત વધે છે, એના પર લોકોનો વિશ્વાસ વધે છે। अंबाजी क्षेत्र में मार्बल उद्योग अच्छी तरह विकसित है, जिसमें खनन, प्रसंस्करण और कुशल कारीगर शामिल हैं और कई स्थानीय लोग इससे जुड़े हुए हैं। GI टैग मिलने के बाद अंबाजी मार्बल की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अंबाजी एक यात्राधाम पण छे, तो अहींया घणा बधा यात्राळुओ आवे छे, तो मार्बलनी वस्तुओ ले छे, आर्टिकल ले छे, मूर्तिओ ले छे। तो पहला प्रमाण एनुं वेचाण ओछुं हतुं, पण GI टैग मळवाथी हवे अहींयानुं वेचाण खूब वधशे अने अहींया आजुबाजु घणा आदिवासी अने मध्यम वर्गीय गरीब परिवारोने अहींया रोजगारी मळशे अने एनाथी एमनुं भरण पोषण थशे। अंबाजी मार्बल का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर सहित कई धार्मिक स्थलों में इस मार्बल का उपयोग किया गया है। GI टैग मिलने के बाद इस पूरे क्षेत्र की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता और भी बढ़ेगी। મંદિર જે પ્રસિદ્ધ છે એ મંદિરની રચનામાં પણ અંબાજીનો જ માર્બલ આ જ અંબાજી પ્રોપરનો માર્બલ જ વાપરવામાં આવ્યો છે અને દિન પ્રતિદિન મને આશા છે કે આ GI ટેગ મળવાથી એક અંબાજી માર્બલને આગવી ઓળખ મળશે અને એને કારણે અંબાજી માર્બલને હજી વધારે પ્રસિદ્ધિ મળશે, લોકોની રોજગારીમાં પણ ખૂબ વધારો થશે માર્બલ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા લોકોને। GI टैग के साथ अंबाजी का सफेद मार्बल अब सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं रहा, बल्कि ये गुजरात की एक संरक्षित पहचान बन चुका है, जो यहाँ की मार्बल इंडस्ट्री को नया भरोसा, नई दिशा और वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान दिलाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान ने एक बार फिर बड़ा सियासी विवाद खड़ा कर दिया। अब पृथ्वीराज चौहान के विवादित बयान को लेकर महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने
पलटवार करते हुए कहा कि पृथ्वीराज चौहान को इलाज की जरूरत है। इस तरह की बयान उनको शोभा नहीं देता है। पृथ्वीराज चौहान ने बयान ने फिर से सियासी घमासान शुरू कर दिया है। मंत्री चंद्रशेखर बावन को लेकर तीखा पलटवार, ऐसा बयान उनको शोभा नहीं देता है। पृथ्वीराज चौहान जी को अल्जाइमर और बुद्धिभ्रंश हुआ है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से देश के सैनिकों के इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद, देश के सैनिकों ने इतना बड़ा काम करने के बाद, इतना बड़ा ऑपरेशन करने के बाद, इस प्रकार के देश के सैनिकों को अविश्वास करना, देखिए मैं समझ सकता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना चाहिए, लेकिन देश के सैनिकों के साथ इस प्रकार से उनके कार्य कौशल्य पर अविश्वास करना ये गलत है। उनको मेंटली शायद वो डिस्टर्ब है पृथ्वीराज चौहान, उनको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। 19 तारीख को पंतप्रधान चेंज होंगे, मराठी आदमी को होगा। मैंने पहले ही कहा कि पृथ्वीराज चौहान जी को एडमिट करने की आवश्यकता है। अगर अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिलता तो कम से कम मेंटल हॉस्पिटल तो भी देना चाहिए। कुछ भी बातें करते हैं, 19 तारीख को ऐसा होगा, 19 तारीख को ऐसा होगा, 19 तारीख को प्रधानमंत्री बदलेंगे, ये कुछ भी बातें करते हैं। वो उनकी भावना खराब हो चुकी है, ऐसी बातें करते हैं। पवन वालेकर के कार्यालय पर फायरिंग की घटना हुई 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का कहना है कि 4 विशेष टीमें आरोपियों की तलाश में लगी हुई हैं। इसके बावजूद किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे पुलिस को कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पवन वालेकर ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह साफ साफ आरोपियों के नाम बता रहे हैं, फिर भी पुलिस उस दिशा में जांच नहीं कर रही है। उनका कहना है कि पुलिस जानबूझकर जांच को भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि फायरिंग के दौरान वे खुद को बचाने के लिए कार्यालय के भीतर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस द्वारा उस फुटेज के आधार पर कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि इससे पहले निखिल वालेकर करीब 50 से 60 लोगों के साथ उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर चुका है। उन्होंने डराने का प्रयास किया गया था। यह पहली बार नहीं है जब उनके साथ इस तरह की घटना हुई हो। पवन वालेकर ने 2 टूक कहा कि वह किसी भी दबाव या डर से पीछे हटने वाले नहीं हैं। फायरिंग जैसी घटनाओं से उनका हौसला कमजोर नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि वे चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही निष्पक्ष व त्वरित जांच की मांग तेज होती जा रही है। कल हम लोग 11 साढ़े 11 बजे हमारे सब दोस्त लोग आए थे हमारे ऑफिस पे, भूपति वेंचर पे। तो उधर हम लोग बैठ के आगे की रणनीति कर रहे थे। तो मुझे एक फ़ोन आया, तो मैं जो मेरा डोर है उधर खड़ा रह के बात कर रहा था। तो मैं मेरे जो साथी थे भूपेंद्र तोमर, वो मेरे साथी खड़े थे। तो कुछ 2 लोग बाइक पे आए और उसमें से जो पीछे वाला जो बंदा था जिसने वाइट कलर का कुर्ता पहना था और हेलमेट पहना था, उसने पिस्टल निकाल के मेरे पे मेरे पे फायर किया और उसके बाद ताबड़तोड़ उसने 4 से 5 राउंड उसने फायर किए। तो मेरी जान बाल बची है। कौन हो सकता है? जो मेरे विरोधी है निखिल वालेकर, राजू वालेकर और अरविंद वालेकर, इनके ऊपर मेरा संशय है। क्या मांग किया है? मैंने यही मांग किया है कि जो जल्द से जल्द जो आरोपी हो पकड़े जाए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। नहीं, मुझे पुलिस वालों ने खुद ही संरक्षण दिया है। नहीं, मुझ पे कोई हावी नहीं हो रहा है। ये मुझे सिर्फ मतलब डराने का कोशिश कर रहे थे, मुझे जान से मारने का कोशिश कर रहे थे। ये तो उनको ही पता है। और लेकिन मैं इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। जो मेरा चुनाव है, मैं अच्छी तरीके से इसको पार करने वाला हूँ। और मैं और जो मेरे साथी है, ये अच्छे से अच्छे वोट से हम चुन के आएंगे। हाँ, उसके लिए हम लोग ने पुलिस स्टेशन में उसकी तकरार दी है। और इसके पहले भी इन्होंने सेम मेरे यही ऑफिस पे इन्होंने गाड़ियाँ लगा के 60-70 बच्चे लोग जो बाहर के थे उनको बुला के इन्होंने सेम यही स्टंट करने का कोशिश किया था। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।